नमस्कार, मैं वीडी अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम चर्चा करेंगे टैक्स की रिजीम, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। हमको लगेगा कि ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम ये तो पुराना कंसेप्ट हो गया। सरकार ने असेसमेंट ईयर 21-22 में इस रिजीम को इंट्रोड्यूस किया था। द ऑब्जेक्ट इस रिजीम को इंट्रोड्यूस करने का ये था कि जब हम आय की रिटर्न भरते हैं तो असेसमेंट ईयर 21-22 से पहले जो प्रोविजन थे, आपको आपकी जो आय की गणना कर रहे हैं और आप टैक्स को बचाना चाहते हैं तो बहुत सारी सेविंग स्कीम्स थी, जैसे LIC, PPF, बहुत सारी स्कीम थी जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें और आपको आय की गणना में वो इंसेंटिव की रिबेट मिलती थी। तो रिबेट मिलने के कारण क्या था, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती थी। 21-22 में सरकार ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की जिसके अंदर ये सारी जो टैक्स सेविंग स्कीम थी वो वापस ले ली और आपको ऑप्शन दिया कि आप कोई भी स्कीम ले सकते हैं। पहली स्कीम जो कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड थी, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी बच जाएगी। और जो न्यू रिजिम थी, न्यू रिजिम में क्या किया कि जो स्पेसिफाइड डिडक्शंस थी, जो आपको अजम्पशंस मिल रही थी, वो सब हटा दी और उसके अलावा गवर्नमेंट ने लोअर रेट टैक्स ऑफ टैक्स कर दिया और स्लैब को बढ़ा दिया। तो इस तरीके से न्यू रिजिम में करने से क्या हुआ कि ओल्ड रिजिम में जो टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए थी, जो बेसिक अजम्पशन थी, और न्यू रिजिम में इसको बढ़ा दिया और साथ साथ जो अजम्पशन ओल्ड रिजिम में आपको मिलती थी वो बहुत सारी अजम्पशंस यहाँ ख़त्म कर दी। तो पहले 21-22 में तो क्या था, इसको वॉलंटरी इंट्रोड्यूस किया था कि आपको जो है ओल्ड रिजिम ले लें या न्यू रिजिम ले लें। आज की तारीख में जो नया प्रोविज़न है असेसमेंट ईयर 24-25 से, वहाँ आपको यदि आपने चॉइस पुरानी स्कीम की नहीं ली है तो ऑटो मोड में नई रिजिम में आपकी रिटर्न जाएगी। तो ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में ये फ़र्क है। अब हमें ये देखना है कि ओल्ड रिजिम जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं उनको क्या फ़ायदा है या कॉर्पोरेट्स को क्या फ़ायदा है। तो फॉर इंडिविजुअल्स में जब हम रिटर्न भरते हैं, इंडिविजुअल में टैक्स पेयर भी आते हैं जो सैलरीड आदमी हैं, एम्प्लॉयज आदमी हैं, व्यापारी भी हैं, जो लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा जो है वो जो एम्प्लॉयज़ सेक्टर में जो जिसकी सैलरी इनकम है उसको को ज़्यादा फोकस किया गया। और इसके अंदर जो डिडक्शंस हैं, जैसे HRA की सेक्शन 80C में LIC, PPF, बहुत सारी जो डिडक्शन है, सेक्शन 80D की डिडक्शंस हैं, वो सब जो डिडक्शन यहाँ से चली गई। और असेसमेंट ईयर 26-27 में यदि हम देखें तो टैक्स पुराने रिजीम के अंदर आपको 2.5 लाख रुपए पर टैक्स लग रहा है और नई टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपए पर टैक्स लग रहा है। और पुरानी रिजीम में जो टैक्स रेट है वो ज़्यादा है और नई रिजीम में टैक्स रेट कम है और स्लैब भी कम है। जैसे नए रिजीम में आपको 4 लाख रुपए तक टैक्स कोई नहीं है, पुरानी रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन पुरानी रिजीम में 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है और यहाँ 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स है। इस तरीके से जो पूरी टेबल है जिसके अंदर आप देखेंगे कि पुरानी रिजीम में और नई रिजीम में टैक्स स्लैब में फ़र्क है। दूसरा, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, पुरानी रिजीम में 50,000 रुपये है और नई रिजीम में 75 लाख रुपये है। यदि आपकी इनकम 12,75,000 रुपये है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपकी इनकम मान लो 20 लाख रुपए है तो फिर आपको स्लैब में आना पड़ेगा। और जो स्लैब इसमें दिए हुए हैं कि इस यहाँ तक 4 लाख के बाद आपको 4 से 8 तक 5% टैक्स, 8 के बाद जो टैक्स स्लैब हैं उस हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, जबकि पुरानी रिजिम के अंदर आपको हायर रेट ऑफ टैक्स है। तो इस तरीके से जो सेक्शन 87A की जो रिबेट है वो भी आपको जो है, यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो मैंने टेबुलेट किया है आपको 87 की रिपीट, पुराने स्लैब में आपको 12,500 की मिल रही है, जबकि नए
स्कीम में आपको वही स्लैब मैक्सिमम रिबेट 60,000 रुपये तक की मिल जाएगी। इसी तरीके से कॉमन एजम्पशंस हैं, जैसे HRA है, LT है, चिल्ड्रन एजुकेशन है, हॉस्टल अलाउंस है, ये सब पुरानी स्कीम में अलाउ हुआ करते थे। अब नई स्कीम में जो कोई अलाउड नहीं है। इसी तरीके से 80C जो 1.5 लाख की लिमिट है, 80D मेडिकल है, 24B जो होम लोन ले रखा है आप उसमें जो इंटरेस्ट देते हैं वो सब पुराने स्कीम में अलाउड है और नई स्कीम के अंदर ये अलाउड नहीं है। जो मैक्सिमम सरचार्ज है पुरानी स्कीम में वो जो हम देखें टैक्स स्लैब लगाकर तो वो भी उसमें भी काफ़ी फ़र्क है। ये सारा मैंने इस टेबल में दिया हुआ है जो आपको जब आप ये टैक्स की गणना करेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि मुझे कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो ये आपको टेबल आपको मदद करेगी। अब नई रिजीम का फ़ायदा किसको है? इट इज़ एडवांटेजेस फॉर सैलरीड प्रोफेशनल्स, यंग अर्नर्स or consultant who do not have major investment like PPF, ELS, traditional insurance plan, home loan because of the enhanced section 87A rebate and individual earning up to 12,75,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि नई में 75,000 रुपये आपको स्टैंडर्ड टैक्स मिल रहा है, 12 लाख रुपए की छूट है। इस तरीके से ये फ़ायदा है। और जो पुरानी स्कीम का फ़ायदा किसको होगा? हाई अर्नर्स जिनकी इनकम काफ़ी है और जो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, हाई अर्नर्स हु एक्टिवली लिवरेज हैवी डिडक्शन स्पेशली दोज पेइंग सब्सटेंशियल होम लोन इंटरेस्ट, फैमिली मेडिकल प्रीमियम्स एंड मैक्सिमम क्लेम ऑफ सेक्शन 80C। तो ये जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं और जिनकी इनकम ज़्यादा है उनको पुरानी स्कीम का फ़ायदा है। अब ये जो स्कीम है, जो न्यू रिजिम की स्कीम है, वो खाली इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि और असेसियों के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे HUF में भी आप न्यू रिजिम में रिटर्न भर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में भी आप न्यू रिजिम में जा सकते हैं। ऐसे ही जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी इसमें रिटर्न भर सकते हो, लेकिन इन स्टेटस के अंदर 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। 87A की रिबेट वो है जो मैक्सिमम स्लैब मिला, जैसे इंडिविजुअल को 12 लाख टैक्स फ्री है, लेकिन HUF को 12 लाख टैक्स फ्री नहीं है, 4 लाख रुपए टैक्स फ्री है। 4 लाख के बाद जो स्लैब है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो 87 की जो रिलीफ है वो इन कैटेगरीज पर नहीं मिलेगा। अब कॉर्पोरेट सेक्टर जो डोमेस्टिक कंपनी है, ये डोमेस्टिक कंपनी कैन मूव अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल हाई कॉर्पोरेट टैक्स टू कंसेशनल regimes primarily under section 115BAA for existing company and under section 115BAB for new merchant। ये जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर क्या है, न्यू रिजिम में जो डोमेस्टिक कंपनी है वो भी जा सकती हैं और सेक्शन 115BAA के अंदर हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो सेक्शन 115BBA भी है वो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए है। तो जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टैक्स क्रेडिट 15% है और जो डोमेस्टिक कंपनी है अदर देन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन पर 22% टैक्स रेट है। इस तरीके से सरचार्ज ये सारी टेबल में आप देखेंगे तो सारा कैलकुलेशन है, तो आपको ये पता लगेगा कि आपको इस न्यू रिजिम में अडॉप्ट करने का फ़ायदा क्या है। जैसे पुराने रिजिम में बुक प्रॉफिट पर टैक्स लगता था, जैसे आपकी इनकम कैरी फॉरवर्ड लॉसेज आ रहे हैं और उसके कारण आपकी इनकम कम हो रही है, लेकिन बुक प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपको मिनिमम 15% टैक्स लगता था। लेकिन जो नई रिजिम में है मैट का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया, तो मैट की एप्लीकेशबिलिटी नहीं है। इसी तरीके से और बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे जो कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशंस हैं या एसईजेड के प्रॉफिट हैं, ये पुरानी स्कीम में अवेलेबल हैं लेकिन नई स्कीम में ये अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। इसमें एक ही और इम्पोर्टेंट है कि यदि आप एक बार नई रिजिम में आ गए तो आप पलट कर ओल्ड रिजिम में नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा। अब ये नई स्कीम का फ़ायदा किसको है? कंपनियों में कौन सी कंपनियां हैं जिनको नई रिजिम का फ़ायदा है? सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज, IT,
ITES firms, business with low capital expenditure, find the new regime section 115 BAA incredibly beneficial, since they do not heavily rely on the capital incentive tax incentives like accelerated depreciation or research and development deduction, stepping straight into a lower effective rate up to 25.17% इनस्टेटली इम्प्रूव द कैश फ्लो। जब आप टैक्स कम देंगे तो आपका फंड फ्लो भी बढ़ जाएगा, आपकी वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगी। फर्दरमोर द कंपनी रिमूवल ऑफ मैट विल आल्सो सिंप्लीफाई द टैक्स प्रोविजन और कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। किन कंपनियों को पुरानी ओल्ड रिजीम में फ़ायदा है? कंपनीज ऑपरेटिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं जो कि नई रिज्यूम में नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कैपिटल हैवी इंडस्ट्रीज दैट बेनिफिट फ्रॉम हैवी डेवलपमेंट, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अलाउंसेज और बैकवर्ड एरिया subsidy typically stay on the old range. The tax shield provided by these specific deductions often reduce their effective tax liability well below the flat of 22%। जो कैपिटल इंसेंटिव है, जैसे आपने प्लांट एंड मशीनरी में बहुत पैसा लगा दिया, बिल्डिंग में बहुत पैसा लगाया हुआ है, तो उसका डेप्रिसिएशन इतना बड़ा हो जाता है कि यदि उसका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन हम देखें तो वो 22% से कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये देखें कि हम पुराने स्लैब में हमें आना चाहिए या नए स्लैब में आना चाहिए। तो जब, क्योंकि अब असेसमेंट ईयर 26-27 आ गया है, आपने अपनी रिटर्न फाइल करना चालू करना है, तो इससे पहले आपने ये देखना पड़ेगा जो लोग नए रिजिम में आ चुके हैं, जैसे कॉर्पोरेट में, अब तो वो रिवर्ट हो नहीं पाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल्स के अंदर भी जिन्होंने अभी ये ऑप्शंस नहीं ली है या जो भी स्कोप है उसको यदि आप देखेंगे तो रिटर्न को जो ऑप्शन चॉइस करने से पहले हम इसको एनालिसिस कर लें कि हमें कहाँ टैक्स का फ़ायदा हो रहा है, तो उसी तरीके से हमें इसको ऑप्ट करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये टॉपिक लगता है कि बहुत पुराना हो गया है, लेकिन हर समय नई चीज़ होती है। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हमको नज़र आता है कौन सी चीज़ जो कि अभी तक हमने अवेल नहीं किया है, तो आज भी अवेल कर लें तो हमको उसका फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ इसमें आपको कोई भी क्लैरिटी रहे तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर या मेरे मेल आईडी पर बात कर सकते हैं। और धन्यवाद।